मानसून का मौसम है। वर्षा कभी भी आती है, नहीं भी आती है, और इस वर्षा को लेकर ही हमारा चैप्टर है जल, वाटर। पानी के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पानी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको भी ना पता हो। बहुत सारी बातें करेंगे, तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं पानी के बारे में कुछ जानकारी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए कि नेक्स्ट एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए आपको, आपके सारे परिवार को एक बाल्टी पानी दिया जाता है, केवल एक बाल्टी पानी, और आपके घर के जितने भी काम हैं आपको उस एक बाल्टी से ही करने हैं। तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे अपना काम चलाएंगे? इस प्रश्न को अपने दिमाग में रखिए। जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछूंगा। इस प्रश्न का जो मैंने पूछा है, ये क्यों पूछा गया है, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके जरा सोचिए कि आपको सारे परिवार को केवल एक बाल्टी पानी दिया गया है, तो आप उस एक बाल्टी पानी से क्या करेंगे? चलिए, इस प्रश्न के बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा पानी के बारे में। कि पानी आवश्यक ही क्यों है, वाई वी नीड वाटर। तो सबसे पहला जो सिंपल सा आंसर है, आप सभी दौड़ कर देंगे कि जीवित रहने के लिए जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम मनुष्य, इन सबको पानी चाहिए जीवित रहने के लिए। हम पानी के बिना बहुत ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद घर के अंदर बहुत सारे कार्य हैं। देयर आर सो मैनी वर्क्स जो पानी की सहायता से होती है। अगर आपको मैं कहूँ कि ज़रा काम बताओ, कहूँ क्या, मैं आपको बोल ही देता हूँ। आपके लिए असाइनमेंट है, आप थोड़ी देर में करते हैं कि आप किन किन कामों में पानी का उपयोग करते हैं और कितना करते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे काम है जो हमें दिखाई नहीं देते कि उनके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। कपड़े हम पहनते हैं, सूती कपड़े अगर आपने पहने हैं तो आपको अब तक ये बात समझ आ गई होगी कि सूती कपड़े हमें कहाँ से मिलते हैं? सूती रेशों से। वो रेशे कहाँ से आते हैं? कपास से। कपास कहाँ से आती है? पौधों से। और पौधों को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कपड़े पहनने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता है। हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं को बनाने में जल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फल, आपने आम खाया, आजकल अमरूद खा रहे होंगे आप घर पर। तो अमरूद जब आप खाते हैं तो उस अमरूद को पकने के लिए, इतना बनने के लिए कितना पानी लगा होगा। एक छोटा सा पौधा लगाया है, कितने 2 या 3 साल में वो बड़ा होता है, तब तक उसने कितना पानी पिया होगा। सब्जियां हम लेकर आते हैं, वहां पानी चाहिए। तो ये तो सारे आ गए सजीव के अंदर। निर्जीव वस्तुओं में भी हमें चाहिए। हम अपना घर बनाते हैं, आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा, उसमें कितने पानी की आवश्यकता है। तो हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं में जल की आवश्यकता होती है, चाहे वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे या हम ना देख पाए। लेकिन लगभग सभी वस्तुओं में कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता रही है। तो पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए अपनी एक्टिविटी पे चलते हैं। आपके लिए प्रश्न ये है, एक प्रश्न मैं पहले दे चुका हूं। अब बात है कि हम कितने पानी का प्रयोग करते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट वी यूज।
आप पीने में आपको मापना है, अंदाज़ा लगाना है कि आप पीने में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। 1 गिलास अगर आप दिन में पीते हैं, 2 गिलास पीते हैं, 3 गिलास पीते हैं, ब्रश करने में कितना पानी लगाते हैं। अब 1 गिलास लगभग मानकर चलिए कि 200 मिलीलीटर होता है। अगर आप 5 गिलास पीते हैं पानी का, तो आप 1 लीटर पानी एक दिन में पी लेते हैं। ब्रश करने में कितना पानी है, 1 गिलास में ब्रश कर लेते हैं, या एक जो नहाने वाला डिब्बा होता है उस वो सारा लगता है, या कैसे भी आप करते हैं, आपको अंदाज़ा लगाना है। नहाने में 1 बाल्टी इस्तेमाल करते हैं, 2 बाल्टी करते हैं, और वो बाल्टी कितनी बड़ी है, वो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 6th क्लास में, इतना अंदाज़ा आपको होना चाहिए। बर्तन साफ करने में कितना होता है, कपड़े धोने में, शौचालय की सफाई में और घर की सफाई में, अंदाज़ा लगाकर आप लिखिए 1 दिन का और 1 व्यक्ति का पानी का प्रयोग कितना है। फिर आप देखिए घर में व्यक्ति कितने हैं। मान लीजिए कपड़े धोने में घर का हो गया, बर्तन साफ करने में हो गया, ये आप एक घर के लिए कर सकते हैं कि घर के अंदर इतना होता है। पीने में, ब्रश करने में और नहाने में, ये हर एक व्यक्ति की अलग-अलग मापनी है। तो आपको 1 दिन के अंदर आपके घर में जो पानी इस्तेमाल होता है उसकी मात्रा बतानी है। उसके बाद उस मात्रा को, मान लीजिए कि 1 दिन के अंदर आपने, एक व्यक्ति ने 100 लीटर किया और आपके घर ने 200 लीटर पानी इस्तेमाल किया, 1 दिन की बात है, तो सारे वर्ष में कितना लीटर पानी इस्तेमाल किया होगा, उसको आप 365 से गुना कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका 1 वर्ष के अंदर प्रयोग की गई पानी की कुल मात्रा। फिर आप देखना कि 1 साल में आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, और ये एक अंदाज़ा होगा, पानी हम इससे बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि ये पानी हमें मिलता कहाँ से है, अर्थात सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है। तो कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, कुछ मानव निर्मित स्रोत हैं, कुछ चरम स्रोत हैं। 3 तरह के स्रोत मैंने आपको बताए हैं। अब आप देखिए और सोचिए, विचार कीजिए कि प्राकृतिक स्रोत कौन से होते हैं, और मानव निर्मित, मानव ने कौन से पानी के स्रोत बनाए हैं, और चरम स्रोत का क्या अर्थ है। अब अगर आपने सोच लिया हो, वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ प्राकृतिक स्रोत जो हमें प्रकृति से पानी मिलता है। प्रकृति से कैसे, नदियों के अंदर जो पानी है, बरसात का जो पानी है, महासागरों के अंदर जो पानी है, ये ऐसा पानी वो हमें प्रकृति से मिलता है। मानव निर्मित स्रोत, आपके गांव के पास जो नहर आती है, आपके गांव के पास बिल्कुल जो छोटी सी नहर आती है, वो मानव निर्मित स्रोत है। अगर हम वहां से पानी लेने जाते हैं तो वो नहर प्रकृति ने नहीं बनाई थी, पानी प्रकृति से मिला, उसमें कोई भी शंका नहीं है, लेकिन हम स्रोत की बात करेंगे तो वो नहर मानव निर्मित है। आपके घर में नल लगा है तो उस नल के अंदर जो पानी आता है वो मानव निर्मित है। आप किसी नलकूप से, नलके से पानी लेकर आते हैं, वो मानव निर्मित है। तो ये स्रोत ऐसे हैं जो मानव निर्मित है। उसके बाद चरम स्रोत है। चरम स्रोत मतलब ये सारा पानी कहाँ से आता है, तो जो महासागर है, समुद्र जिसे हम बोलते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बड़े बड़े महासागर है। आपको मैं एक बात बता दूं कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 1/3 हिस्सा जमीन है। तो 2/3 मतलब ज्यादातर हिस्सा के ऊपर पानी है। वो पानी किस रूप में है, महासागरों के रूप में। लेकिन वो पानी है लवण वाला, उसे हम पी नहीं सकते। एक कविता है, उसकी कुछ लाइन्स है, वोटर वोटर एवरीवेयर नो रेनी ड्रॉप टू ड्रिंक। जब एक समुद्र के अंदर, नाव के अंदर यात्री कहीं बिछुड़ जाते हैं या अपना रास्ता भटक जाते हैं तो उनके चारों ओर पानी होता है, जहां तक नजर उठाओ पानी ही पानी। आप एक कल्पना करके देखिए कि आप समुद्र के बीच में कहीं फंस गए हैं नाव के ऊपर, आपके चारों ओर पानी है, लेकिन आप उसे पी नहीं सकते। बस यही बात इस कविता में कही गई है। तो चरम स्रोत क्या है, उस नहर के अंदर पानी कहाँ से आया, जो आपके पास नल है उस नल में पानी कहाँ से आया। तो आपको ये बातें सोचनी है कि ये आखिर पानी आता कहाँ से है। तो इन बातों के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल चक्र के बारे में बात करेंगे, वाटर साइकिल। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कपड़े धोए भी होंगे,
आपके मम्मी पापा या जो भी कपड़े धोते हैं, उन्होंने जब धोकर सुखाए होंगे तो वो गीले होते हैं। जब आप तार के ऊपर या दीवार के ऊपर उन कपड़ों को टांग देते हैं, तो जो पानी होता है वो पानी कहाँ चला जाता है? कभी आपने सोचा कि आपने तो गीले कपड़े टांगे थे और वहां कोई भी नहीं है आसपास, तो वो पानी गया कहाँ? इसी को हम जल का विलुप्त होना बोलते हैं। आप एक काम करिए, एक थाली लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर रख दीजिए। आप अपने घर के अंदर छत के ऊपर कहीं भी उसको खुला छोड़ दीजिए, आप देखेंगे 2 या 3 दिन बाद आपको उसके अंदर पानी नहीं मिलेगा। करके देखना, आप नहीं मिलेगा या कम हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा पानी डालोगे तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो वो पानी गया कहाँ, यही सोचने की बात है। अब पौधे भी पानी की हानि करते हैं। कैसे करते हैं? पौधों को चाहिए जीवित रहने के लिए या भोजन बनाने के लिए पानी, तो वो जमीन से पानी ले लेते हैं। कुछ भाग का इस्तेमाल वो करते हैं अपना भोजन बनाने में, कुछ भाग को वो अपने पत्तियों के अंदर या जो पौधे के विभिन्न भाग हैं उनके अंदर संरक्षित कर लेते हैं, जिसे बाद में वाष्पोत्सर्जन द्वारा वो वायुमंडल में वाष्पित कर देते हैं। और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब वायुमंडल, इसी को हम बोलते हैं पौधे द्वारा जल की हानि। ठीक है, मान लीजिए पौधे ने जल से 1 लीटर पानी खींच लिया, जड़ों द्वारा जमीन से 1 लीटर पानी खींच लिया, तो वो 1 लीटर पानी का प्रयोग अपना भोजन बनाने में नहीं करते हैं। बहुत सारा पानी वो पत्तों के द्वारा वायुमंडल के अंदर दोबारा छोड़ देते हैं। तो वायुमंडल जो हमारे चारों ओर की हवा है, जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं, उसके अंदर पानी दो तरीके से आता है। एक वाष्पन, वाष्पन होता है पानी गर्म होकर जब भाप बनता है या धीरे धीरे अपने आप वाष्पित होता रहता है, इस प्रक्रिया को वाष्पन बोलते हैं। और पानी हवा के अंदर चला जाता है। संघनन क्या होता है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, संघनन के बारे में। तो यह पानी जाता कहाँ है? आपने जब पानी गर्म करते हैं तो आपने देखी होगी भाप उड़ रही है। बारिश आती है, बारिश आती है तो आपकी गलियां, आसपास के गड्ढे, खेत पानी से भरे रहते हैं। लेकिन आप 2 या 3 दिन बाद देखोगे वो पानी गायब। तो जरा सोचिए ये पानी गया कहाँ, ये चक्कर क्या है? तो ये चक्कर जो है ये है जल चक्र। आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ और उसके अंदर ही हम जल चक्र की बात करेंगे कि ये सारा पानी आखिर आता कहाँ से है। अब अगर आप देख पाए, ये है महासागर, ये सूर्य आया। महासागर बहुत बड़े हैं, 2/3 हमने बोला है, 2/3 भाग पर महासागर है। यहाँ से सूर्य की गर्मी के कारण पानी गर्म होकर ऊपर उठा, तो ये जो भाप बनी है, एवोपरेशन यानी किसी हम वाष्पन बोलते हैं, यहाँ से गर्म होता गया। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है। तो यहाँ पर गर्म है और जैसे ही हम ऊपर गए हैं इधर इस जगह पर, यहाँ पर वो ठंडे हो गए हैं। जो भाप बन के ऊपर पानी उठा था वो ऊपर ठंडा हो गया है और उस ठंडे होने के कारण जल की कणिकाएं बनी हैं। और इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन या संघनन बोलते हैं। और यही जल कणिकाएं मिलकर बादल बनाती हैं। जब ये आसपास रहती है तो हमें बादल दिखाई देता है। इसके अंदर ये जो आपको बूंदे दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? बादल है। और जब होता क्या है, 2-3 जल कणिकाएं यहाँ देखिए आपस में मिलती है, आपस में मिलने के कारण ये जल के कण हो जाते हैं भारी। और भारी हो गए तो हवा के अंदर वो अब रुक नहीं सकते, तो वो नीचे गिरने लगते हैं। और जो जो नीचे गिरते हैं इसे ही हम बारिश कहते हैं। ये बारिश चाहे पहाड़ों में हो चाहे जमीन पर हो, ये पानी नदियों के द्वारा, आप देख रहे हैं यहाँ से पानी आ रहा है नदियों के द्वारा द्वारा दोबारा महासागर के अंदर आ गया। और महासागर से तो हमेशा ही भाप बनती रहती है, बनती रहती है, बादल बनते हैं। और इसी भाप से ऊपर जाकर बादल बने। और उस बादल के बाद वर्षा, वर्षा हुई। वर्षा कैसे होती है? सिंपल वर्षा होती है या फिर हिमपात होता है। हिम समझते हैं, बर्फ पड़ना जिसे हम बोलते हैं, या ओले पड़ते हैं। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर उठते जाएंगे ठंड होती जाती है। और अगर किसी भी कारण से
हवा उस ठंडे पानी की बूंदों को और ऊपर ले जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और वो पानी आपस में चिपक कर बर्फ बन जाती है और वो चिपकते चिपकते बड़ा एक बर्फ का गोला बन जाता है। जब वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो हवा द्वारा नहीं संभाले जाते तो वो नीचे गिरने लगते हैं, उसे ही हम ओलावृष्टि कहते हैं। और अगर ओलावृष्टि और हिमपात में फर्क है। हिमपात जब जो बर्फ गिरती है वो हल्के हल्के क्रिस्टल्स गिरते हैं, वो हमें चोट नहीं लगाते, वो बिल्कुल रुई की तरह बहुत नर्म होते हैं। लेकिन ओले क्या है कि एक बर्फ का टुकड़ा होता है, बिल्कुल ऐसा जैसा हम फ्रिज के अंदर दबाते हैं। तो ये बात हुई जल चक्र की। अब आप समझ गए होंगे कि ये चक्र हमेशा चलता रहता है। पानी भाप बन के ऊपर उठा, ऊपर जाकर बादल बने और उन बादलों से बारिश हुई, पहाड़ों से, नदियों से, जमीन से होता हुआ वो पानी दोबारा महासागर के अंदर आया, फिर बादल बने और ये चक्कर चलता रहता है जिसे हम जल चक्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बादल बनने के बारे में बात हमने कर ली। बादल कैसे बनता है? भाप बनकर पानी ऊपर उठता है और वो ऊपर ठंड होने के कारण पानी की बूंदें दोबारा बन जाती है। छोटी बूंदें होती हैं, इस कारण वो नीचे नहीं गिर पाती और वो आपको बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ अच्छी परिस्थितियां बनती है जब वो छोटी छोटी कणिकाएं आपस में मिलकर, उनको हम जल कणिका बोलते हैं, वो जल कणिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो पानी की बूंद बन जाती है और पानी की बूंद क्या है, फिर हवा के अंदर नहीं रह सकती, उसको नीचे गिरना पड़ता है, वो नीचे गिरने लगती है, उसी को हम बारिश बोलते हैं। अब आ गई वर्षा की बारी। वर्षा होता क्या है, जब वर्षा होती है तो पानी नदियों में चला जाता है। जो पहाड़ों पर जब वर्षा होती है, पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, बर्फ जमी रहती है और गर्मी के कारण वो जब बर्फ पिघलती है तो वो जो इतना सारा पानी है उससे नदियां बनती है। और बीच में भी जहाँ पानी या बारिश होती रहती है वो सारा पानी नदियों में आता है और वो नदियों के द्वारा चला जाता है महासागरों के अंदर। दूसरा है वाष्पन। हम अपने चारों ओर देखते हैं, जब भी बारिश आई गड्ढे भर गए, गलियां भर गई और देखें हर जगह पानी ही पानी खड़ा है। लेकिन 2 या 4 दिन बाद वो पानी गायब। क्यों गायब? क्योंकि गर्मी के कारण वो पानी कुछ एक तो धरती सोख लेती है, कुछ क्या होता है वाष्प बन जाता है, इसी को हम वाष्पन बोलते हैं और दोबारा बादल बन जाते हैं उनसे। तीसरा है भूमि द्वारा ग्रहण। जो जमीन के ऊपर पानी पड़ा और अगर वहां पे जमीन कच्ची है, गली पक्की नहीं बनी हुई या कंक्रीट की नहीं है, तो वो धरती भी सोख लेती है, उसे हम बोलते हैं भूमि द्वारा ग्रहण। तो ये वर्षा का जो पानी था वो कहाँ कहाँ गया? कुछ नदियों में चला गया, कुछ वाष्प बन गया, कुछ भूमि द्वारा ग्रहण कर लिया गया। अब बात आती है भूम जल की, यानी कि ग्राउंड वाटर। तो नदियां भी जहां बहती है, नहरें भी जहां बहती है, तो उनके नीचे क्या है, नहरों की बात ना करें, नदियों की बात करें, तो वो होता है कच्चा। और जहां पानी खड़ा रहता है वो धीरे धीरे पानी रिस रिस कर जमीन के नीचे चला जाता है। देखिए, अगर आपने खेत में पानी दिया है, ठीक है, आपका कपास आपके खेत में खड़ी है, आपने उसको पानी से भर दिया, अगले दिन सुबह या अगले दिन शाम तक आपको पानी दिखाई नहीं देगा। इतना पानी एकदम वाष्पित नहीं हो सकता क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है। तो वो पानी कहाँ गया? जमीन के अंदर। थोड़ा थोड़ा वाष्पन होता है लेकिन ज्यादातर जमीन के अंदर चला जाता है, और जो जमीन के नीचे पानी चला जाता है उसी पानी को हम भूम जल बोलते हैं या ग्राउंड वाटर बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है भारी वर्षा की, हैवी रेन। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, रुकी नहीं रही है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन से बारिश हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि नदियां हैं, नदियों में उफान आ जाता है और किनारे तोड़कर बहने लगती है। जो आपके सामने दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा दृश्य हो जाता है जिसे हम बाढ़ बोलते हैं। और इसके कारण जानवरों को नुकसान होता है, पशुओं को नुकसान, फसलों को नुकसान होता है, घरों को नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो भारी वर्षा के द्वारा जो नुकसान होता है वो नुकसान केवल जमीन पर रहने वाले जीवों को भी नहीं होता है। मान लीजिए कि मछलियां हैं जो नदी के अंदर रहती हैं, उन मछलियों को भी नुकसान होता है। उनको कैसे होता है कि वो मछलियां बहते हुए पानी के साथ बाहर आ जाती हैं,
बाहर आ गई, जब तक पानी है वो जीवित है, लेकिन बाढ़ तो कभी न कभी जानी है, वो पानी कभी न कभी सूखेगा और जैसे ही वो सूखने लगता है फिर उनको कहीं जाने की जगह नहीं मिलती और पानी जब सूख जाता है तो उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। ये हमने बात की कि भारी वर्षा की, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि पानी की कमी हो जाए? बिल्कुल होता है। इसे हम बोलते हैं कम वर्षा या लेस रेनफॉल और उसके कारण क्या है, अकाल पड़ सकता है। बहुत समय तक जब वर्षा ना हो और पानी का कोई हमारे पास साधन ही ना बचे तो उसे हम अकाल बोलते हैं। हमारे पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं है, आप फसल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैंने आपको एक शुरू में प्रश्न दिया था कि आपको अगर हर रोज एक बाल्टी पानी दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप सोच के देखिए, आप एक बाल्टी पानी आपको पीने पीने के लिए भी पूरा नहीं होगा। तो आप अकाल की बात सोचिए कि आपको आसपास पीने के लिए कोई पानी नहीं है, कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति को ही हम अकाल बोलते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं जल का संरक्षण। तो ऐसी स्थिति ना आए कि आपको केवल दिन का एक बाल्टी पानी मिले और आपको बोला जाए भाई यही है, इससे जो करना है करो, क्योंकि ऐसी स्थिति आएगी। हमारे चारों ओर पानी ही पानी है, हम मानते हैं, लेकिन वो पानी सारा उपयोग के लिए नहीं है। हम सारे पानी का उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग के लिए पानी बहुत कम है। तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, वाटर को कंजर्व करना चाहिए। इसके लिए सबसे हम विद्यालय के अंदर भी बातें करते रहते हैं। एक तो जल को व्यर्थ ना बहाएं, जल का विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण उपयोग एक बहुत बड़ा शब्द है। आप ब्रश करने लगे हैं और आपने आपका नल को खुला छोड़ रखा है तो वो विवेकपूर्ण उपयोग नहीं होता है। आप अपने घर के अंदर आपकी गाड़ी धोए जा रहे हैं पीने के पानी से, वो भी विवेकपूर्ण उपयोग नहीं है। तो जल का इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि आप उस पानी का नुकसान ना हो पाए। वर्षा के जल का संरक्षण, जो बारिश का पानी आता है, आप देखिए वो कहाँ जाता है? आपकी छत पे जो पानी आया, गलियों में जो पानी आया, वो ऐसे ही बह जाता है। और ये तो गांव की बात है, चलो वो पानी कम से कम बहकर कहीं ऐसे गड्ढों में गया जहाँ जमीन थी और भूमि के नीचे चला गया। लेकिन दिल्ली जैसे, गुरुग्राम जैसे बड़े बड़े शहर है जहाँ आपको देखने को जमीन नहीं मिलती, वहां उस पानी का क्या होता है? पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसको जाने के लिए जगह नहीं मिलती। तो हमें वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए, इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। छत के ऊपर संग्रहण, छत के ऊपर से जो पानी आता है उसे नीचे जैसे आता है उसे हम किसी टैंक के अंदर इकट्ठा कर लें, एक तो तरीका ये है। या फिर सड़क के किनारे नालियां बनाकर उसे जमीन के अंदर छोड़ दिया जाए या कहीं इकट्ठा कर लिया जाए, कुछ भी ऐसा हम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कहने का अभिप्राय है पानी को हमें बचाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर, संभाल कर, विवेकपूर्ण इस्तेमाल इसका होना चाहिए। तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कुछ शब्द हैं: बादल, संघनन, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम, जलवाष्प और जल चक्र। इनको आप क्या करेंगे कि अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था। इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसको एक वाक्य में प्रयोग भी करना है। उसके बाद मूल्यांकन है, ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। बुक में से इनके आंसर ढूंढेंगे, किसी की और की हेल्प नहीं लेनी है, आपको अपने आप ही इनका उत्तर ढूंढना है।